हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे मार्च महीने में जिस आईपीओ की सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई है, सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ। देखिए, नाम काफी यूनिक नजर आ रहा है, काम भी उतना ही यूनिक है। काम यूनिक है, इस कारण इसकी मार्केट में काफी अच्छी पकड़ भी है, इसके क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है। बट आईपीओ के अंदर अगर देखा जाए तो उसकी डिमांड कुछ खास नहीं आ रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इससे हमें थोड़ा बहुत डिस्टिंग का अंदाजा हो जाएगा। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी खास डिमांड नहीं बता रही है, मतलब जीरो जीएमपी बता रही है। बाकी शुरुआत में जब ये आईपीओ अनाउंस हुआ था तब 5 से 7% के आसपास जीएमपी बता रही थी। और जीएमपी देखिए एक फिक्स पैरामीटर है नहीं, ना ही इसको आपके भरोसे रहना है, ना ही कोई इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। ऊपर नीचे होता रहेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना, हमसे जुड़े रहना आपको। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर हाथों हाथ अपडेट्स, वीडियो के नोटिफिकेशन सब मिल जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए ये कंपनी सन 2007 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब लगभग मान के चले 20 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अभी अच्छा ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं, ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है, व्हीकल्स जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं, थ्री व्हीलर रिक्शा वगैरह, और उसके अलावा जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर जो बिजली पैदा करते हैं, आपको पता होगा, जिसमें पेट्रोल डीजल डालकर बिजली पैदा की जाती है। जैसे हमारी लाइट वगैरह जाती है तो घरों में जनरेटर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गए कि बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये जो भी टू व्हीलर्स, व्हीकल्स और जनरेटर्स हैं, इनका दिमाग बनाने का काम करती है। दिमाग मतलब थोड़ा, मतलब सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट। और अब और थोड़ा सिंपल कर देता हूं, जैसे आईएसजी होता है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। जैसे पहले क्या होता था कि भाई स्कूटर वगैरह के अंदर किक मारना पड़ता था, बाइक के अंदर किक मारनी पड़ती थी। आजकल सेल्फ स्टार्ट हो गया है, सेल्फ स्टार्ट भी है और बिना किसी आवाज की चालू हो जाती है गाड़ी। आपको पता होगा, नई जो एक्टिवा वगैरह या आप देखते होंगे, नई जो स्कूटीज आ रही है, बिना किसी आवाज के हम सेल्फ दबाते हैं, बट इतनी ज्यादा कोई आवाज नहीं करती, वो चालू हो जाती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी, वो प्रोडक्ट ये बनाने का काम करती है। दूसरी चीज, जब भी देखिए लाइट चली जाती है तो बड़े बड़े जो जनरेटर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, मतलब हमें कोई चालू करने का स्विच जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो काम, मतलब जो स्विच वगैरह होता है भाई, इसको जो भी इसके पीछे का जो भी यूनिट लगता है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं आईएसजी, ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, इंटीग्रेटर स्टार्टर जनरेटर, इस तरह से इनका नाम। अब देखिए, साइलेंट स्टार्ट सिस्टम बना दी, मतलब स्टार्ट करने के लिए एकदम साइलेंट जो भी स्टार्ट होता है। फिर फ्यूल कंट्रोल ब्रेन, मतलब कितना फ्यूल अंदर जाना है इंजन के अंदर, वो मैनेज करने के लिए भी कंट्रोल यूनिट होता है। फिर आता है ऑल इन वन कंट्रोलर, फिर आता है जेनसेट के कंट्रोलर, मतलब जो जेनसेट के रिमोट आप कह सकते हैं। रिमोट मतलब वो जो उसको डायरेक्शन देता है कि भाई अब चालू होना है, बंद होना है, ऐसा लाइट चली गई अब चालू होना है, उस तरह से। फिर एमसीयू आते हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंट्रोलर आते हैं। बीएमएस आता है, बैटरी गार्ड जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाता है। फिर स्पीड कंट्रोलर आते हैं। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें बनाती इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी हुई। ये चीज आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो बाइक, स्कूटर, थ्री व्हीलर के लिए जो ईसीयू वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, वहां से लगभग मान के चलिए 80-85% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। बाकी जो रेवेन्यू है इंडस्ट्रियल सेगमेंट होता है, जो जनरेटर वगैरह जो होते हैं, वहां से आप 15 से 20% का रेवेन्यू मान के चल सकते हैं। अब ओवरऑल अगर मार्केट शेयर देखें, मतलब इसका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट के अंदर जो ये बनाती है स्टार्टर वगैरह, जिससे साइलेंटली गाड़ी चालू हो जाती है, उसके अंदर 35% का मार्केट शेयर है। और जो जेनसेट कंट्रोलर है उसके अंदर 75% का मार्केट शेयर है। इसके जो बड़े कस्टमर किर्लोस्कर, महिंद्रा, जिनके बड़ी बढ़िया जनरेटर आते हैं, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इसका 14% का मार्केट शेयर है जेनसेट कंट्रोल के अंदर, मतलब जो ये जनरेटर वगैरह के अंदर। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में इसकी अच्छी पकड़ है। क्लाइंट बेस की बात करें तो टीवीएस मोटर्स इसका बड़ा क्लाइंट है, और लगभग मान के लिए 75-80% रेवेन्यू इसी कंपनी से जनरेट होता है। हालांकि ये थोड़ा बहुत रिस्की भी है कि एक ही कंपनी से इतना जनरेट होना, बट ठीक है भी, क्लाइंट्स जो भी होते हैं उनको जरूरत तो चीजें पड़ती रहती है। और बाकी 15 से 20% के बीच में ये एक्सपोर्ट भी करती है विदेशों के अंदर। तो ओवरऑल कंपनी का काम काफी अच्छा है, मजबूत पकड़ है, क्लाइंट बेस वगैरह अच्छे नजर आ रहे हैं। बट कमी कहां पर है तो वो भी जानते हैं।
तो इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरा आंकड़ा इस साल का वही हम देखेंगे। तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर भी साल दर साल ग्रोथ तो है, बट 2024 में हल्का सा डिप था, बाकी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो 2023 के अंदर 2%, 2024 के अंदर लगभग 1% और 2025 के अंदर लगभग 7% जैसे प्रॉफिट मार्जिन है। और अभी एक क्वार्टर के अगर निकालेंगे तो भी 10% के आसपास निकल कर आएंगे। मतलब ओवरऑल मार्जिन वगैरह अच्छे नजर आ रहे हैं। 2024 में हल्का सा डिप था। नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके हाथ में 366 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स इसकी कम हुई है, 46.89 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अभी निकाले लेटेस्ट 0.17 का निकल कर आता है, जो कि देखा जाए तो काफी कंट्रोल के अंदर नजर आता है। आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है, पूरा का पूरा ओएफएस है, बट डेट कंट्रोल के अंदर है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है। आरओई 22%, आरओसी 33%। अब बात आती है वैल्यूएशंस की। प्राइस टू बुक वाइज और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो दोनों के हिसाब से हम देख लेंगे। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें तो 18 का निकल कर आता है और अदर्स का 6 से लेकर 11 के बीच में है। तो उस हिसाब से देखा जाए प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस हायर साइड नजर आती है। अब थोड़ा और इजी करें, पी रेशियो थोड़ा मतलब जेन्युइन माना जाता है, पी रेशियो के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो ये सबसे छोटी कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर, जैसे सोना बीएलडब्ल्यू है, स्कैफलर है, जेडएफ कमर्शियल है। तो उनका रेवेन्यू 3500 से 18,000 करोड़ रुपए के बीच में है और इसका है 658 करोड़ रुपए के आसपास। और अदर्स का जो पी निकल कर आता है 51 से लेकर 64 के बीच में, इसका पी 124 के आसपास का। मतलब पी वाइज भी वैल्यूएशंस हायर साइड नजर आती है, महंगी वैल्यूएशंस है। तो प्राइस टू बुक वाइज और पी वाइज हमने दोनों के हिसाब से ही देखा, वैल्यूएशंस काफी महंगी है। तो जो डिमांड नहीं आने का कारण है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशंस भी हो सकता है। देखिए, अगर आप कोई वीडियो पूरा देख रहा हो ना तो उसके सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। 7-8 मिनट अगर देखेंगे तो सही से डिसीजन बना पाएगा। नहीं तो क्या है कि एक एक वीडियो वो पूरा हर बार नए नए चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उधर उधर सर्च करनी पड़ेगी। सही से देख ले तो मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स ले लेते हैं। तो ये आईपीओ 4 से 6 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट 11 मार्च को है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 1287 रुपए से लेकर 1352 रुपए के बीच में। 11 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 1087 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ओएफएस है। प्रमोटर होल्डिंग 26.49% और बाद में रह जाएगी 26.24%। मार्केट कैप है 5,970 करोड़ रुपए के आसपास का। छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। एम्प्लॉइज को 128 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से कहता हूं इसको। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए हम देखते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, ना ही आपको इसके भरोसे रहना है, ठीक है। तभी अगर जीएमपी देखें तो जीएमपी लगभग आप मान के चलिए 0 बता रही है, तो जीएमपी में 0 पॉइंट मिल जाता है। और फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस महंगी है। पी वाइज भी देखिए, प्राइस टू बुक वाइज भी हमने देखा महंगी है, तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन की, तो ये आना बाकी है, तो उसका हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं मुझे लगता है थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशंस थोड़ा हायर साइड होना एक रिस्क है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखें तो प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक है और इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। जो ये प्रोडक्ट बनाती है, हर कोई इस लाइन में घुस नहीं सकता है इजीली। जो ये ECU, ISG बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट वगैरह, तो ये काफ़ी प्रोडक्ट यूनिक है इसके अंदर। इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, डेट कंट्रोल के अंदर है, मार्जिन वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है, क्लाइंट में बड़े बड़े नाम है, ROC बढ़िया है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव बातें हो जाती है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव से एक ही है और वो भारी है थोड़ा। वैल्यूएशंस महंगी है, प्राइस टू बुक वाइज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखा जाए तो। और प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, हालांकि आईपीओ से पहले ही कम है, आईपीओ के बाद भी लगभग उतनी ही रहेगी, बट ये प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वो ठीक है, वो ज़्यादा इशू नहीं है। डेट तो मतलब ये वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा इशू है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन सही रखते तो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव कंपनी बन सकती। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बुरी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट वैल्यूएशन सही लेके आते हैं तो क्या है कि इंटरेस्ट बना रहता है, लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट जताएंगे, यही चीज़ है। बाकी जो इसका प्राइस बैंड अभी जिस वैल्यूएशन पे है उस हिसाब से लग रहा है इसका प्राइस बैंड 400 से 500 रुपए के बीच में होना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी ज़्यादा है, 400 से 500 मतलब मैक्स लिमिट है इसकी,
इससे ज़्यादा इसका प्राइस बैंड नहीं होना चाहिए। पर्सनली मुझे एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट मैं अभी सोचूंगा इस पे, अभी डिमांड कैसी आती है उस बेसिस पर मैं डिसीजन बनाऊंगा। आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाना है आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए, क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।